जो भी लर्निंग है, हम मैंने तो पीवाईक्यू से ही सीखा, सर ने भी वही सीखा, तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन तो वही रहेगा ना। जो मैं और सर हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे बनता, तो हमारी लर्निंग तो सेम ही है। ऑल्दो सर ने अपना अलग से पीवाईक्यू देखा, मैंने अलग से देखा, पर वो कंक्लूजन तो सेम ही निकलता है। ठीक है, सो वहाँ हमारा अप्रोच सेम ही रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगा सर भी वही सिखाएंगे। बस सर फैकल्टी है, मैं नहीं हूँ। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर। तो देखो, जो ये पहला क्वेश्चन था, टोटल फर्टिलिटी रेट, दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी। देयर इज अ चैप्टर इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी करके एक एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12 चैप्टर 2। तो उसमें ये है, तो काफी बार लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्या करना है, सो आई मेंशन्ड दैट सोर्स एज वेल। एंड दिस थिंग वाज देयर इन पीटी 365 ऑफ विजन एज वेल। तो पीटी 365 इज अ करंट अफेयर मैगजीन ऑफ विजन। मोस्टली लोग वही करते हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया, वहां भी ये था, उनकी एक अपडेटेड करके आती है एग्जाम से पहले। दिस वाज मेंशन्ड देयर। ठीक है, सो आई एम जस्ट ऑनेस्टली मेंशनिंग कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, और एक्चुअली मैंने विद्यांशु को बोला भी था, किसी भी और जी इंस्टीट्यूशन जी, में आपको फायदा हुआ है तो आप लिख दो ट्रांसपेरेंटली। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है किसी का नाम लेने से यहाँ पे। क्या? हाँ हाँ। यहाँ हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सर को प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बस अपनी अप्रोच शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, इफ यू सी, देखो सेकंड क्वेश्चन का, इफ यू रीड द सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो देखो, ये कैन होल्ड है ना, बहुत वाइड सा जेनरिक सा है। सिमिलरली थर्ड वाला कि इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट टू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड जी। ठीक है, और दे स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर दीज थिंग्स, तो वो सिंपल सा है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एनबीएफसी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थ्रू रिजर्व बैंक, दिस इज एक्चुअली, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस प्रिसाइजली इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, की एनबीएफसी डू नॉट हैव एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एंड मल्टीपल टाइम्स इन पीवाईक्यू दे हैव आस्क्ड अबाउट एनबीएफसी, दे हैव आस्क्ड अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, सो दिस वाज अ रिपीटेड थीम फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और देखो, द मोमेंट यू एलिमिनेट स्टेटमेंट वन एनीवेज, तो आपके दो ऑप्शन सीधे उड़ जाते हैं। ठीक है, एंड टू एंड थ्री आर सिमिलर। मेरे इनफैक्ट को भी देयर नहीं वर पता मेनी था। क्वेश्चन ऑन दिस लाइंस। आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करो, आपको सीधे आंसर मिल रहा है। मतलब हाँ 2023 में भी और 2024 में भी, जब एक परसेप्शन बन गया था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया है और इम्पॉसिबल हो गया है, बट दिस रूल वाज वेरी मच एप्लीकेबल। इवन लाइक देखो, 2023 में 2000 सॉरी, क्वेश्चन नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर टू एंड थ्री में, देखो उन्होंने जो पूछा था ना, वो बहुत वो था, बड़ा स्पेसिफिक सा पूछा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड जीसेक। इवन आई डिड नॉट नो दीज मेनी डिटेल्स कि उनका था कि नहीं, बट स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक इन नेचर। ठीक है, बहुत वाइड स्कोप है, दे कैन होल्ड, दे कैन नॉट होल्ड होता तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप हो जाता। दिस वाज वेरी वाइड स्कोप, सो आई टुक इट ऑन इट्स फेस वैल्यू कि ठीक है। हाँ, सिमिलरली जी से क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो लाइक आई हैव मेंशन्ड कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज बीन आस्क्ड इन 2018 2022, सो सिमिलर थीम्स आर बीइंग रिपीटेड। अब बाकी ऑप्शन मुझे नहीं आते थे, बट आई न्यू अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या होता है, कैसा काम करते हैं, सो वहां से मैंने कर लिया इसको डिड्यूस कि ठीक है, फीचर निकाल लिया। स्टेटमेंट नंबर फोर फॉर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि वो कुछ पेपर वर्क होगा वगैरह। मोटर व्हीकल, द स्टेटमेंट नंबर टू, यहाँ पे मोटर व्हीकल इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ कैपिटल थिंग। ठीक है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो बस मेरे को इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा आइडिया था कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अदरवाइज मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो वहां से मैंने डिड्यूस किया। तो यहाँ पे देखो, वही पे क्वेश्चन नंबर फाइव, देर आर फोर ऑप्शन, फोर स्टेटमेंट, और वो ओनली थ्री वाला करेक्ट है। तो अगर आपको नहीं भी आता, यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है, कुछ कोचिंग वाले टू बोल रहे हैं, कुछ थ्री बोल रहे हैं, तो वही ट्रिक है कि इधर टू और थ्री। और ये मैंने पीवाईक्यू से ही सीखा था कि जहाँ पे चार ऑप्शन होते थे, इधर दो सही होते थे या तीन सही होते थे। तो यस देखो, अर्जुन। यूपीएससी भी आपको वही शो कर रही है। यस यस अर्जुन, जस्ट अ पॉइंट टू फॉर यू। आप अभी पूछ रहे थे, सो इसको हम क्लास में डेमोलिश प्रीलिम्स में सेंटर स्टेज फिनोमेनन बोलते हैं। लाइक व्हेनेवर देयर आर फाइव, थ्री इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट, वेयर देयर आर फोर, आइदर टू और थ्री इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। सेंटर स्टेज फिनोमेनन, राइट? द सेंट्रल फिगर, द सेंट्रल नंबर, द सेंट्रल ऑप्शन इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। अगेन, तुक्केबाजी वहां पर नहीं करना है। हम उसको कब यूज करते हैं, जैसे विद्यांशु ने बोला, देर आर ऑलवेज कैविएट्स दैट वी अप्लाई। ठीक है? यस प्लीज। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर सेवन देखो बगल में, अगेन यू हैव फोर ऑप्शंस एंड टू आर करेक्ट। तो जैसा कि थोड़ा ये फाइव, फाइव का तो आंसर की डिबेटेबल है, बट इफ यू ऑब्जर्व कि देखो, फाइव एंड सेवन बोथ है फोर ऑप्शंस, फाइव में फोर थ्री करेक्ट हो गया और सेवन में टू करेक्ट हो गया। सो यही मैंने लिखा है कि मैंने मोस्टली यही ऑब्जर्व किया था कि व्हेनेवर यू हैव फोर ऑप्शंस, आइदर टू और थ्री विल बी करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहीं पे मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन करी है कि लाइक, सो दिस थिंग देखो, यहीं पे एविडेंट हो गया। फाइव में भी चार ऑप्शन था, सेवन में भी चार ऑप्शन था, फाइव में थ्री करेक्ट है, सेवन में दो करेक्ट है। ठीक है,
और ये जो हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू डिस्क्लोज द क्वेश्चन पेपर दैट वी आर डीलिंग हियर, ये कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर है। सो शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024। तो जो उनके आंसर है वो कहीं कहीं पे मार्क किए हुए हैं काले पेन से, और हाँ, मैंने आईपैड में ऊपर से एनोटेट कर दिया। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में इफ यू सी बी हैज बीन मार्क, तो वो कैंडिडेट का आंसर था, और मैंने सी किया दूसरी जगह से, तो मतलब ये कैंडिडेट के हैं कहाँ पे। दिस इज वेरी आप गुड कि जैसे एक फर्स्ट टाइम हाँ अटेम्प्टर का क्या थॉट प्रोसेस होता है और एक वेटरन कैंडिडेट और एक रैंकर के का क्या थॉट प्रोसेस होता है, हमको साइड बाय साइड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, so actually sir and I discussed कि rather than bringing a fresh question paper, let me use candidates paper। तो वहां से आपको भी पता चलेगा कि इनिशियली क्या मिस्टेक होते हैं। सो देखो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कैंडिडेट ने खुद से लिखा था, मैंने उनको बोला था कि आप अपना पेपर एनालाइज करके मुझे भेजना, तो उन्होंने मुझे भेजा था ये पेपर। तो उन्होंने खुद यहाँ लिखा था कि मैंने ये विजन पीटी 365 में पढ़ा था, बट इन एग्जाम आई मेड दिस सिली मिस्टेक। उनका उन्होंने डी मार्क कर दिया था एग्जाम में, सी आंसर है इसका। सो दिस इज व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग कि पीटी 365 से सम क्वेश्चन विल कम। द ट्रिक लाइज इन रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स। अगर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया होता तो मे बी सही हो जाता, मे बी अगेन। तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो सर एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, हम इसके कैंडिडेट का ही पेपर यूज करेंगे, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, यस, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्ट्रास्ट गिव्स मोर क्लैरिटी, फर्स्ट हाँ टाइमर वर्सेस वेटरन। या हाँ। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में वन मोर थिंग आई वांट टू एम्फसाइज कि थिंग्स लाइक ब्लॉकचेन, मेटा, मेटावर्स, बिग डेटा, क्रिप्टो, ये ना बार बार पीवाईक्यू में आ रहा है। सो वेरेवर यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स, ट्राई टू रीड देम इन डिटेल। पीवाईक्यू में अगेन एंड अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वी कॉल इट एज पार्ट ऑफ सिलेबस, सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विल कम। ठीक है, सो ये आपको पढ़ते रहना है। इनफैक्ट देखो, लाइक आई सेड कि जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, सो यू हैव टू डू 3 अदर ऑप्शंस एज वेल। सो यहाँ पे इन क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑप्शन ए बी डी एज वेल, कि ये सब क्या थे। ठीक है, दैट विल हेल्प इन फ्यूचर ईयर। नंबर 6 देखो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक इन प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, सो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है? दिस इज एन एप्लीकेशन और साइंस एंड टेक एनवायरमेंट बेस्ड का। इट इज ब्रॉड स्कोप। आई ऑलरेडी मेंशन कि इसमें ऑल करेक्ट हो सकता है ना, ऑल करेक्ट वाज देयर, अदरवाइज ऑल करेक्ट का थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। सो लाइक आई वाज मेंशनिंग हियर कि तो यहाँ पे इफ यू देखो आप स्टेटमेंट नंबर 1 की देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। अगेन आई डिड नॉट नो दिस, बट खुद से एनालाइज करो कि आपने एक बैंक खोल लिया, उसमें कोई कैपिटल चाहिए ही नहीं, तो मेरे पास 100 रुपए पड़े, मैं जाके नया बैंक खोल लूँ लाइसेंस लेके, कुछ तो मिनिमम होना चाहिए ना। सो ये दिस स्टेटमेंट वाज वेरी एक्सट्रीम इन इट्स ओन वे। सो यहाँ पे देखो दिस इज नेगेटिव कॉनोटेशन, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये रॉन्ग था। नेक्स्ट क्या कि यहाँ पे 50% जो है, ऑल्दो मैं ये बोलता हूँ कि नंबर और परसेंटेज यूजुअली रॉन्ग होते हैं, पर ये कोई रिजेक्ट नंबर नहीं है, बहुत रिलेटेबल नंबर है कि अगर इंडिया में आपको सब्सिडरी बनाना है तो मिनिमम 50% इंडियन होने चाहिए। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज वेरी रीजनेबल। और सर भी यही बोलते हैं कि नंबर देखो कि अगर कोई बहुत एब्रप्ट सा नंबर है तो वो रॉन्ग होगा, पर अगर कहीं रीजनेबल नंबर लगता है, कोई लिमिटेड क्वांटिटी है, तो वहां पे वो सही होता है। तो यहाँ पे ये बोला ना एटलीस्ट 50% की, यार तुम कम से कम 50% इंडियन तो रखो, if it has to be an Indian subsidiary of some wholly owned bank। तो दिस इज रीजनेबल स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये मैंने सर से ही सीखा था, सर ने मुझे एक बार पहले बताया था कि कोई बहुत एब्रप्ट नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्रप्ट नंबर टिपिकली रॉन्ग होता है। सिमिलरली आप देखो स्टेटमेंट 2, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड स्टेटमेंट कि सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। ये खुद में ही बहुत एक्सट्रीम हो गया, लिमिटेड हो गया कि आप रूल बनाओगे और आप मिनिमम स्पेंडिंग नहीं बताओगे। सो आई माइट हैव $100 बिलियन कंपनी और मैं कोई मिनिमम स्पेंडिंग नहीं वैसे शो गवर्नमेंट की, देखो सर मैंने 10,000 स्पेंड कर दिया, मेरा सीएसआर हो गया। एंगल ये मैं नहीं बोल रहा कि आप ब्लाइंडली इसको काट देना, बट यू शुड जज फ्रॉम दैट एंगल। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट नंबर 1, इफ यू ऑब्जर्व कि सीएसआर रूल will benefit the company directly or its employee that are not considered as CSR activity। तो वो बस उसको डिस्क्राइब करे कि CSR रूल में यू कैनॉट यूज बेनिफिट टू कंपनी एज एन एक्टिविटी। ठीक है, तो वही वो पॉजिटिव बता रहे हैं ना कि आप अगर अपनी इंप्लॉय पे खर्च करो सो तो दैट इज नॉट अ सीएसआर। ठीक है, तो वो बस उसके फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट लेकिन स्टेटमेंट। एज वी आर डिस्कस प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव, कि अगर कोई स्टेप अनडेमोक्रेटिक है, इम्पोजिशन है, किसी चीज का कंपल्शन आप पे लाद रहा है, तो मोर इट्स मोर लाइकली टू बी रॉन्ग, इट्स रिग्रेसिव। एंड प्रोग्रेसिव है अगर किसी तबके को वो ऊपर लेकर जा रहा है, इफ इट इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, एनिमल्स एंड सो ऑन, इट्स मोर लाइकली टू बी करेक्ट। Question number 11, again I did not know this, I had never heard of this term, so रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कभी मैंने नहीं सुना था लाइफ में। ठीक है, अब देखो एग्जाम में मैंने क्या किया, सी यू रीड स्टेटमेंट नंबर 2,
RTGs are used for powering onboard system of spacecraft. This is a very generic statement. अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, सो इट इज अ जनरेटर. जनरेटर क्या करता है, पावर देता है. सो दिस जनरेटर इज यूज्ड टू पावर ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, एंड दिस इज वेरी वाइड ना. अगर ये जनरेटर लेटेस्ट से कि आपको नहीं पता है कि ये स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है कि नहीं, लेटेस्ट से कि ये ग्राउंड में यूज होता है, ठीक है, या सबमरीन में यूज होता है. सो इफ देयर इज अ जनरेटर दैट कैन जनरेट पावर, तो व्हाई नॉट यूज इट इन स्पेसक्राफ्ट, क्यों लिमिट करना है. ठीक है, अदरवाइज आप कैसे प्रूव कर लोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट में नहीं यूज होता है. क्वेश्चन योरसेल्फ कि हाउ वुड यू नो कि ये स्पेसक्राफ्ट में नहीं यूज होता है. दिस इज अ वेरी जेनरिक एंड वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट. देयर इज अ जनरेटर दैट कैन बी यूज्ड इन एयर स्पेसक्राफ्ट एज वेल. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 को देखो. दिस इज अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर. अब क्वेश्चन क्या था, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक. नाउ इफ यू ब्रेक डाउन दिस वर्ड, सो देयर इज अ रेडिएशन. रेडियो मतलब वहां पे कुछ रेडिएशन वाला आइसोटोप है, और थर्मो इलेक्ट्रिक की उससे जो थर्मल रेडिएशन से जो थर्मल निकल रही है, दैट यू आर यूजिंग इट टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी. तो मतलब एक वही है कि डीकेइंग एलिमेंट है रेडियो इलेक्ट्रॉन वाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डीके कर रहा है. उसके डीके से जो थर्मल होता है, आप उस थर्मल को हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हो. This is not a nuclear reactor. Nuclear reactor is a very difficult machine. It is a pinnacle of human engineering. ठीक है, कि बहुत मुश्किल से आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाते हो. जस्ट बिकॉज एक आइसोटोप डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेडेशन से एनर्जी, हीट तो वैसे ही निकलती है, बस उस हीट को आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर. वरना तो फिर सब लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, बहुत सारे पार्ट होते हैं. दिस इज नॉट अ रिएक्टर. ठीक है, अगेन स्टेटमेंट नंबर 3 कि दे कैन यूज प्लूटोनियम 238. सो प्लूटोनियम 238 क्या है, सो इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सबको पता होगा. आरटीजीज कैन यूज, तो अगेन वही ब्रॉड है यहाँ. सो अगेन अगर यहाँ पे होता कि आरटीजीज कैन ओनली यूज प्लूटोनियम 238, तब बड़ा नैरो स्कोप हो जाता कि ओनली वाई प्लूटोनियम, वाई नॉट यूरेनियम. बट यहाँ तो एक जेनरिक सा दे दिया ना कि आउट ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट कैन यूज प्लूटोनियम एज वेल. तो ठीक है, जेनरिक सा सही है. सो स्टेटमेंट बी हो गया यहाँ पे. ठीक है, सो नहीं आते हुए मैंने इसको कर लिया. और देखो यहाँ कैंडिडेट ने यहाँ पे डी कर दिया था, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो नहीं समझ पाई इस बात को. सो पीवाईक्यू के एनालिसिस से यही थोड़ा सा सीखने को मिला था. अगेन जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 12. सो द कैंडिडेट हियर हैज मेंशन्ड कि शी हैज नॉट अटेम्प्टेड दिस पेपर, नॉट दिस क्वेश्चन. ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, मेरा ये सही हुआ. सो व्हाट आई डिड, देखो आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो. सो इट इज सेइंग कि जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर, और नीचे लिखा है कि जाइंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. सो अगर वहां पे देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि इन केस न्यूक्लियर रिएक्शन रेट इज वेरी क्विक इन जाइंट स्टार, तब तो वो जल्दी से एग्जॉस्ट कर लेगा सबको. ठीक है, वही आपने पढ़ा होगा सन में कि हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम. अगर सन में बहुत तेजी से जल्दी जल्दी हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाने लगे, उसका रेट बढ़ जाए, तो सन की लाइफ कम हो जाएगी ना, जल्दी सारा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाएगा. अगर अगर वो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाए, तो सन ज्यादा लाइफ उसकी होगी. तो आप खुद सोचो, स्टेटमेंट 1 और 2 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. तो मुझे भी ये नहीं पता था, बस बस मैंने कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन से ही दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए. तो जो आपका स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी भी सेम है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो दो ऑप्शन तो यही गलत हो गए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सो वेरी ट्रू. नहीं आते हुए भी मैंने दो ऑप्शन को सीधे उड़ा दिया. Yes, what Vidyanshu is emphasizing on, guys, compatibility. हमारे classes में demolish prelims में we call it compatibility test. Whether the given statements are compatible, whether they are aligned, or whether they are incompatible, polar opposite है. So that gives you good understanding whether आपको मार्क करना नहीं मार्क करना है. If you don't know the correct answer, correct answer है तो definitely आप मार्क करके आगे चले जाओगे. Yes, Vidyanshu. क्वेश्चन नंबर 13 अगेन यू सी, ऊपर में कैंडिडेट ने खुद भी लिखा है कि आई हैव रेड दिस इन पीवाईक्यू. सो पीवाईक्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट पीवाईक्यू से ये क्वेश्चन आते हैं. सो यू शुड बी डूइंग पीवाईक्यू. 14 में अगेन देखो, यहाँ पे वही 3 में से 2 करेक्ट होते हैं. सो यहाँ पे 2 करेक्ट वाला था, कहीं 3 भी है. लेट्स सी यूपीएससी के आंसर की क्या था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है. अगेन यू सी, यू रीड क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल्स आर बीइंग यूज्ड. तो वो क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजेल. ठीक है, सो यू सी दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. 1 2 3 यहाँ पे तीनों है, सो ऑल करेक्ट यहाँ पे होता है. ठीक है, Also, it is very difficult for you to negate any of the given statements unless and until you have specific knowledge about those applications. Right. हाउ वुड यू नो कि यहाँ पे यूज नहीं होता है. Exactly. बहुत ब्रॉड स्कोप है ना. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो. हियर यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव 4 डायरेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे देखा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, यहाँ पे स्टोरेज है. एक तो मेरे को यहीं पे मिल गया, और सेकंडली वहां पे ना मैंने थोड़ा लिंक कर लिया कि आप वहां पे एक्चुअली होता क्या है कि दे
जब आपके पास एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन होता है तो आप क्या करते हो कि वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जब आपके पास डैम से होता है तो उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से आप वाटर को लिफ्ट करके ऊपर में स्टोर कर लेते हो। और जब हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी पानी को फिर नीचे गिराता हूँ, उससे टरबाइन चलाता हूँ, एंड देन दैट टरबाइन इज यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो यू डोंट नीड एक्सपेंसिव लिथियम आयन बैटरीज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे होता है। नाउ इफ यू सी एट ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज कि इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड। तो सिर्फ टेरेस क्रॉप फील्ड क्यों, व्हाई नॉट ऑल क्रॉप फील्ड? सो देखो, अगर टेरेस क्रॉप फील्ड है तो व्हाई नॉट टेरेस में मैं कुछ और कर लूं, व्हाई ओनली टेरेस क्रॉप फील्ड, व्हाई नॉट अदर क्रॉप फील्ड? स्टेटमेंट नंबर 2 तो और भी बेकार है कि लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, तो व्हाई ओनली सीरियल? फिर राइस क्यों नहीं, व्हीट क्यों नहीं, बार्ली क्यों नहीं, भाई उसमें क्या बुराई है? शुगर केन क्यों नहीं, उसको तो और पानी चाहिए। ठीक है, व्हाई ओनली सीरियल? सो यू सी दीस थिंग्स आर वेरी लिमिटेड स्कोप। कल को अगर आप सीरियल क्रॉप के लिए पंप्ड स्टोरेज बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर फिर तो मैं शुगर केन के लिए भी कर लेता, राइस के लिए भी कर लेता। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तो हम वाटर को स्टोर ही करते हैं, वहां पंप क्यों करना? ठीक है। So option A, B, D were very abrupt or narrow scope. C was having wide scope और वहां पे स्टोरेज वर्ड भी मैच हो रहा था। सो मेरे को भी नहीं आता था एग्जाम में, आई जस्ट यूज माई लॉजिक ऑफ डिडक्शन। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज होता है? यू रिमेम्बर, घर में हमारे आरओ होता है तो आरओ हैज दिस मेम्ब्रेन टू सेपरेट सॉल्टी वाटर विथ अदर वाटर। और यहाँ पे स्टेटमेंट डी क्या है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। तो घर में भी आरओ में मेम्ब्रेन होता है, यहाँ भी मेम्ब्रेन है। सो दिस मेम्ब्रेन आई वाज एबल टू रिलेट। वहां पे घर में आरओ पिक करते हैं कि गंदा पानी से साफ पानी है, यहाँ भी हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। और द सेकंड थिंग इज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। सो इफ यू लुक एट दिस वर्ड बायो, सो एग्जाम में मैंने क्या सोचा कि वी हैव वाटर, वेस्ट वाटर, सो वी कैन यूज सम फंगस, सम एल्गाई दैट कैन डीकम्पोज दैट वेस्ट। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं वो बायो रेमिडिएशन, बायो जिपिंग वगैरह वगैरह। सो दीज फंगस वगैरह दे कैन टेक केयर ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट। तो ऐसे मैंने एग्जाम में दोनों वर्ड को रिलेट किया था कि मेम्ब्रेन को मैंने आरओ में देखा, एंड बायो मीन्स देयर इज समथिंग लिविंग इन इट। तो वो एल्गी, बैक्टीरिया, वो सब यूज हो जाते हैं वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करने में। अगेन स्टेटमेंट नंबर 20, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। बट मनी मार्केट तो सिंपल है। मैं 5 लाख का किसी से लोन लूं, दैट इज मनी मार्केट। दैट इज द डिफरेंस इफ यू रीड इन इकोनॉमिक्स। तो एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। इफ द टर्म इज लेस देन 1 ईयर इट इज मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज ऑड वन आउट। और ऊपर आप टर्म देखो क्या लिखा है, कोलैटरल, बोरोइंग, लेंडिंग, दीज आर थिंग्स दैट वी हियर इन आवर डेली लाइफ एज वेल, कि मैं बोरो कर रहा हूँ, घर को कोलैटरल पे रख दिया, मैं उसको लेंड कर रहा हूँ, तो मनी से ये रिलेटेड है। ठीक है। और एनीवे बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, सब में एक मनी मार्केट ही ऑड वन आउट है। ठीक है, सिंपल मनी से हम कर रहे हैं। विल कम टू यू उरु। उरु विल कम टू यू। आप बोल रहे हो कि सर आई न्यू मेनी ऑफ दिस ट्रिक्स, जस्ट गॉट हेजिटेंट व्हाइल सॉल्विंग, ओवर थिंकिंग रूइंड। सो यही तो डिफरेंस है, नोइंग समथिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू नो, राइट? एंड दैट्स व्हाई विद्यांशु इज हियर विथ यू। यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस अ लॉट। इंडिविजुअल लेवल पे आप करो, कोर्स में भी हम कराने ही वाले हैं। ठीक है। यस विद्यांशु। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 21, सो यहाँ देखो ना, यूपीएससी इटसेल्फ इज गिविंग यू हिंट। कहाँ से मैंने इसको डिड्यूस का, दिस इज हाउ आई लर्न दीज थिंग्स। कि देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, यू हैव 3 ऑप्शंस और यहाँ पे एक करेक्ट है, बट इफ यू लुक एट बी एंड सी ऑल्सो तो वहां पे भी दो दो ही दिए हुए हैं। सो फ्रॉम दिस इज वेयर हाउ आई डिड्यूस्ड कि जहाँ पे 3 होते हैं मोस्टली दो दो ही करेक्ट होते हैं। सो इन केस 2023 का पेपर आता है जहाँ पे ये 3 नाम दे दिया और क्वेश्चन था कि 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, 3 पेयर ओनली, मेरे को अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर 2 पेयर। ठीक है, तो सी दिस इज हाउ आई लर्न कि दो पेयर वाले करेक्ट होते हैं। सो देखो ऑप्शन ए बी सी तीनों में दो दो पेयर ही हैं, या और ऑल करेक्ट अदरवाइज, बहुत कम होता है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बच्चों को ये काफी हाँ मुश्किल लगा था पेपर में। हाँ, एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि ऑल करेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है। वन मोर थिंग कैंडिडेट्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अब ज्योग्राफी का वेटेज बहुत बढ़ गया है। मैपिंग तो वैसे भी 10 क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, इस साल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है, सो ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से कर लेना है। आई हैव मेंशन्ड द सोर्सेज एज वेल ज्योग्राफी में। देखो दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है ना कि दीज क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, तो यहाँ पे ऐसा सच कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया है। सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चन आई हैव मेंशन्ड द सोर्स कि आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही करनी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी क्लास 11 से डायरेक्टली आया था, पेज नंबर 64, दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्ट। ठीक है। 23 इज फ्रॉम जीसी लियोंग। अगर मे बी आप कर लो, मे बी नहीं कर लो, बट जीसी लियोंग इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक इन ज्योग्राफी, तो ये जीसी लियोंग का क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी है, पेज नंबर 78 79 का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन एनसीईआरटी, और ये पीवाईक्यू में भी आया 2016 17 22 में, सिमिलर थीम्स बार बार रिपीट हुआ है।
ये वाला। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर 26 ना, इवन लास्ट ईयर 2023 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कॉन्गो बेसिन, जहाँ पे ऑप्शन मतलब ये था। तो दिस इज हाउ पीवाईक्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट, और ये मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज में भी था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक टेस्ट सीरीज को ढंग से कर लेना, 10-15 क्वेश्चन तो हेल्प कर ही देंगे, बाकी जो आप वहां से सीखोगे वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 इज अबाउट पीएफएस। ठीक है, कि विथ रेफरेंस टू पीएफएस दे आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि ठीक है, पीएफएस आर फाउंड वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर फूड पैकेजिंग मटेरियल, सो देयर इज अ कंसर्न रिगार्डिंग दैट इज व्हाई इट इज इन यूज। मेरे को नहीं पता था, बट दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट कि इफ यू आर यूजिंग समथिंग इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इट इज पॉसिबल दैट वो इट इज फाउंड। देखो वेस्टर्न मीडिया में क्या होता है कि किसी ने छोटा सा भी कुछ बोल दिया तो वो चीज बहुत न्यूज हो जाती है, किसी पॉलिटिशियन का एक वर्ड भी आ गया तो लेटेस्ट है कि किसी पैकेजिंग में अगर कहीं भी आ गया, थोड़ा सा भी वो न्यूज में आ गया, तो हो जाएगा कि अरे देखो ये तो मिल रहा था फूड पैकेजिंग में। ठीक है, सो ये फूड मटेरियल में होता है। कुछ कंसर्न है तभी तो वो पूछ रहे हैं कि दे आर नॉट इजिली डिग्रेडेड। पीएफएस इज जस्ट अ केमिकल। अब इस केमिकल को हजारों तरह की कंपनी बनाती होंगी, हजारों तरह का प्रोडक्ट होगा, कोई चाइना बनाता होगा फालतू क्वालिटी का लेटर से पीएफएस। तो अगर कहीं का भी पीएफएस इजिली डिग्रेड नहीं हो रहा है तो वो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया ना। आप खुद से सोचो कि इसको अदरवाइज प्रूफ करना बड़ा डिफिकल्ट था। दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट कि ठीक है, पीएफएस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड। ठीक है, अगर कहीं भी अगर वो एक्सेप्शन आ गया तो दिस स्टेटमेंट इज बाउंड टू बी राइट। और अगेन थर्ड स्टेटमेंट की परसिस्टेंट एक्सपोजर कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। सो जिन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा दे वुड हैव रेड अबाउट बायो एक्यूमुलेशन। और अगर एक्सपोजर हो रहा है तो एक्यूमुलेट करेगा बॉडी में, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, दैट इज क्वेश्चन। इट इज पीएफएस इज यूज्ड इन मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, परसिस्टेंट एक्सपोजर हो रहा है, तो एनिमल के बॉडी में बायो एक्यूमुलेट हो रही है। सी ऑल दिस इज वन थिंग इज रीइंफोर्सिंग द अदर। ठीक है, कैसा लिंक कंपैटिबल, डेवलप हो गया। या कंपैटिबल। हाँ, तो ये पीएफएस अदरवाइज क्या था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, बट एग्जाम में ऐसे ही लॉजिकली सोचते सोचते तीनों सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। देखो अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मैंने तो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम क्लियर किया, फिर भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट इफ यू सी, देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, और यहाँ पे इन्होंने पेयर पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3। और यहाँ पे वो था, बट लाइक माई रूल वाज कि मैं तुक्के नहीं मारता, वेन एवर आई एम एबल टू डिड्यूस 1 और 2 ऑप्शन, तभी फिर मैं इसको आगे यूज करता हूँ। आई डिड नॉट नो, सो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बट यू सी, वो 5 में से 3 सही होने वाला रूल यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, अगेन 29 वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी का फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11। दिस क्वेश्चन हैज कम डायरेक्टली। सो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी becomes very important, especially class 11 का। even other questions were from NCERT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11। देखो कितना रिपीट हो रहा है, एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। 32 अगेन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और हाँ, और अगेन ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि डिब्री में क्या होगा, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट जो मैं बोल रहा था। सो लाइक आई वाज सेइंग, इन साइंस एंड टेक क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर ऑल करेक्ट, वो हो सकता है। ये इसका था, दिस मैप ऑफ आइसोथर्म, अगेन दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। 35 was difficult and I did not attempt this। ठीक है, 36 again, when you observe previous year question, every year question will come on river, कि river का tributary, river का map, river का origin, which hill it is originating, ठीक है, which river passes through what state। this year they have asked about tributaries of Ganga। so वो PYQ का theme repeat हो रहा है। so this is what I was saying कि previous year question will not likely come as it is, very unlikely, मतलब 4-5 क्वेश्चन आएंगे, but 20-25 क्वेश्चन themes will be repeated। कि last year they asked about, okay, ठीक है, वो रिवर का origin क्या था, this time they asked about tributary of this river। ठीक है, so that theme is getting repeated again। 37 अगेन क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया है। 39 अगेन देखो वो पूछ रहे हैं कि रिवर का वाटरफॉल, तो वही मैं मेंशन करूँ कि कभी रिवर पूछेंगे, कभी ट्रिब्यूटरी पूछेंगे, कभी रिवर में कोई लेक होगा, उसका कोई रामसार साइट होगा, इफ यू नो रामसार साइट, तो वो होगा। कोई वाटरफॉल हो गया, इस बार वाटरफॉल पूछ दिया, तो वो रिवर को आपको ढंग से जो भी मेजर रिवर्स हैं उनको समझ लेना है। ठीक है, और ये नर्मदा रिवर स्वर्ण रेखा नदी पे क्वेश्चन आया था इन 2021, स्वर्ण रेखा पे डायरेक्ट आया था कि स्वर्ण रेखा विच ऑफ द फॉलोइंग आई थिंक ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया एंड फ्लो टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ऐसा कुछ आया था। एंड देयर वन ऑप्शन वाज स्वर्ण रेखा नदी। आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, तो स्वर्ण रेखा इज माय नेटिव रिवर, मेरे घर के बगल में, सो आई न्यू दिस। बट इन 2021 तो स्वर्ण रेखा आया था। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को आपको फिगर आउट करना है, और बहुत ज्यादा नहीं तो 2024 से 2013 का लास्ट का 10-11 साल कर लो। सो देखो यहाँ से स्वर्ण रेखा डायरेक्ट आ गया तो डिड्यूस हो जाता। एंड लाइक आई सेड कि मैपिंग वाले में ट्रिक नहीं लगाना, बिकॉज वहां पे वो सब नहीं एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नॉलेज से करना है। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन देखो वो मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैप कितना रिपीट हो रहा है,
41 में लाइक दे हैव आस्क्ड इज सिकाडास फ्रॉग हॉपर, ठीक है। सिमिलरली ना 2020 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था कि रेड थ्रोटेड दिस, वाइट थ्रोटेड दैट, ऐसे 4 नाम दे दिए थे और वो क्या था कि उसमें बर्ड था, तो ऐसे 4 जानवर के नाम दे देना, सो दैट थीम इज बीइंग रिपीटेड। हियर आई न्यू ओनली अबाउट सिकाडास, सो मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। वाई? अब इसको मैंने कहाँ से करेक्ट किया मैं बताता हूँ। इन 2020 अराउंड 20 क्वेश्चंस, सॉरी 10 क्वेश्चंस केम फ्रॉम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनिमल्स एसोसिएटेड। सो इन 2020 आई रियलाइज्ड कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें जो भी फ्लोरा फौना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2020 में सो मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। सो आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज आई मेड वेरी डिटेल्ड नोट्स ऑफ ऑल मेजर नेशनल पार्क और ऑल मेजर फ्लोरा फौना फाउंड इन इंडिया, ठीक है। सो वहां पे मैंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, केरला का। And why it is called Silent Valley? Because these Noidi cicadas are not there in Silent Valley. So मेरे को वहां से पता था कि वो कीड़े होते हैं, कटर कटर करते रहते हैं, और वहां पे वो नहीं है, इसलिए वो साइलेंट वैली है। तो सिकाडा वर्ड देख के मेरे को याद आ गया कि अच्छा ये तो कीड़ा होता है जो साइलेंट वैली में नहीं था। सो यू सी हाउ पीवाईक्यू इज रीइंफोर्सिंग ट्रू these ट्रू। things, ठीक है। ऑल्सो वर्ड प्ले यूज करके यहाँ पर फ्रॉग हॉपर दिया हुआ है। द क्लोजेस्ट नेम दैट कम्स टू आवर माइंड इज ग्रास हॉपर। बचपन से ये हाँ नाम तुम सुनते आए हैं। सो फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर, द नेम quite strongly hints that it can be an insect. If you don't know the correct answer, you can go for that word play in the exam hall under exam pressure. जी, सिमिलरली स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 42 देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, मेनी च्यूइंग गम्स आर फाउंड दैट आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट हो गया ना कि किसी च्युइंगम से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। आप कैसे निगेट करोगे? देयर आर 100 टाइप्स ऑफ च्युइंगम, अगर 2-4 भी हो जाए तो अगेन दैट दो चार भी आर मेनी, ठीक है ना। तो बहुत ब्रॉड सा जेनरिक सा स्टेटमेंट है ये। सी क्वेश्चन नंबर 43 अगेन ये था, और ये किस एरिया से प्रोड्यूस होता है? मैं ट्रिक व्रिक नहीं, मेरे को नहीं आता था। आई डिड नॉट अटेम्प्ट, एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड कि ट्रिक्स को वो मैप वाले पे, इकोनॉमी वाले में नहीं लगाना है। देखो लाइक आई मेंशन्ड कि नन करेक्ट इज वेरी अनलाइकली, बट यहाँ पे नन करेक्ट हो गया। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि मैपिंग वाले क्वेश्चन में ये सब मत लगाना। 44, तो देर इज वन थिंग आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ प्लेसेस, ये सब रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पे वो सोच के मैंने यूएन वाले को काट दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 वाला मैंने काट दिया, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में मैंने देखा कि एक सिंपल सा फन बता रहा है कि यहाँ पर, हाँ मुझे नहीं पता, वो मंडे को आएगा Guys, उससे Vidyanshu is पूछूंगा। being very honest and transparent here. So when he says that उसका लॉजिक यहाँ पर फेल हो गया, when he says that organizations गलत होते हैं, यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो गई। सो यू नीड टू बी दैट ट्रांसपेरेंट, क्योंकि 100% एक्यूरेसी कैन नेवर बी क्लेम्ड। जैसे विद्यांशु हम्म, ने पहले बोला था 70 to 80% ही हम टारगेट करके चल रहे हैं। हम्म, क्या? ठीक है, आपको इन्हीं में 100 से ज्यादा स्कोर करना नहीं है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 45, सो ये ट्रिक्स वगैरह का ये है कि 70 to 80% में काम करेंगे, और दैट इज इनफ फॉर अ वेरी गुड स्कोर, ठीक क्या? है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 45 अगेन आई डिड नॉट नो दिस वेरी मच, बस स्टेटमेंट 2 मुझे पता था कि चीताज ऑल्सो डू नॉट रोर, दिस वाज वाइडली कवर्ड इन न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ चीता रिलोकेशन, ठीक है। बट देन यू सी क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। सो व्हाट इट इज सेइंग कि अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बेस्ड बाय सेंट मार्किंग। तो देखो दो नेगेटिव पार्ट आ गए यहाँ पे, अनलाइक मेल लायन एंड मेल लेपर्ड्स डू नॉट। हाँ, तो दो दो नेगेटिव आ गए, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव, और अल्ट्रा नेगेटिव ये हो गया कि अनलाइक मेल लायन एंड लेपर्ड्स डू नॉट, ठीक है। तो ये ऐसे भी इसका स्कोप बहुत कम हो गया, और देखो द मोमेंट यू रिमूव 3 यू डायरेक्टली गेट द करेक्ट आंसर। सो ये बात मैं सर को बोल रहा था कि सर आई हैव ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि many a times यूपीएससी डज नॉट इवन वांट यू टू नो द आंसर, वो बस चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व करके एक रॉन्ग स्टेटमेंट को हटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने यही ऑब्जर्व किया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट का थोड़ा कम चांस होता है सही होने का, यहाँ दो दो नेगेटिव है, 3 को आप काटो सीधे आंसर आ गया, आपको 1 and 2 जानने की भी जरूरत नहीं थी। अगेन यूपीएससी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू टेक दैट रिस्क। आप रिस्क लोगे तभी इसको मार्क कर पाओगे। सो द मोर यू डू पीवाईक्यू द मोर यू ऑब्जर्व, आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा नेगेटिव वाला रॉन्ग था, वो आपने सीखा, सीधा आंसर आ गया यहाँ से, अदरवाइज इतना किसी को नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप कोचिंग वालों का वो करंट अफेयर का मटेरियल देखोगे ना, 1000 इनिशिएटिव भरे होते हैं, दिस इनिशिएटिव दैट इनिशिएटिव नाम याद रखना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, उसके बारे में याद रखना तो भूल ही जाओ, ठीक है। सो नो बडी नो, मैंने कि कभी 100 मिलियन फार्मर का नाम ही नहीं सुना था कभी। और स्कोप जो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के स्कोप शुड बी स्लाइटली ब्रॉड, नैरो स्कोप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या बात हो रही है, 100 मिलियन फार्मर, 100 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, 10 करोड़ फार्मर की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट एज एन इंटरनेशनल अलायंस ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। एक तो तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री और भी कम करते हैं। अब 10 करोड़ फार्मर तुम लाओगे कहाँ से? ठीक है, हम्म। तो इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो गया। स्टेटमेंट सी देखो, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, उसमें ब्लॉकचेन भी घुसा दिया, क्विकली एंड सिक्योरली भी कर लिया, सी द वर्ड्स दैट आई हैव हाइलाइटेड विथ रेड पेन। ठीक है, बहुत ज्यादा फेंकना शुरू कर दिया इसमें। सो तो हम्म। ये बहुत एक्सट्रीम घुस गए स्टेटमेंट सी में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कर देंगे, फुल्ली इंटीग्रेट कर देंगे, ब्लॉकचेन भी घुसा देंगे, क्विकली कर लेंगे, सिक्योरली कर लेंगे, तो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। इट इज वेरी अनलाइकली टू बी। ठीक है, करेक्ट। तो दो को तो मैंने ऐसे देखते देखते काट दिया। नाउ द थिंग वाज अबाउट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो वहां पे देखो ये क्या है, ऑप्शन डी इसकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करेंगे जिसको ग्लोबल मार्केट में सेल करेंगे। सो ये ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी इंडिया में, इसमें कोई नई बात नहीं है। एंड आई रेड इन बजट एज वेल, आपको बजट पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी में, कि बजट में आपको वहां पे पढ़ोगे कि इंडिया अभी रिसेंटली 3,000 नया वो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम क्रिएट कर रही थी। तो कहाँ हमारा बजट बोल रहा है 3,000 हमको एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बनाना है, कहाँ ये 10 करोड़ फार्मर पे पहुंच गए। तो मेरे को ये थोड़ा अनरीजनेबल लगा। नाउ यू गो एट स्टेटमेंट नंबर 1। तो ये क्या बोल रहा है कि वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो फार्मर रेजिलियंस। तो ये तो पूरा वर्ल्ड देख रही है ना, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, वर्ल्ड में करोड़ों फार्मर है। हाँ, इंडिया में अकेले 30-40 करोड़ फार्मर है। पूरे वर्ल्ड में हमको उठा करके 10 करोड़ फार्मर को ये बोलना है कि हम चलो यार नेट जीरो की तरफ जाते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस फेस करिए। देखो बहुत ब्रॉड सा, बहुत जेनरिक सा बात है ये। क्लाइमेट चेंज से हर फार्मर एसोसिएटेड है, हमको उसकी तरफ ट्रांजिशन करना है। एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग। तो बहुत सिंपल सा है कि ठीक है, आपने एक फार्मर को 1 घंटे का सेशन भी दे दिया तो हो गया कि चलो हम फार्मर को अब सिखा रहे हैं कैसे नेट जीरो करना है। सो मैंने ए मारा यहाँ से, मेरे को नहीं आता था, मैंने कभी नाम नहीं सुना था इसका। But I knew कि यूपीएससी does not even expect me to know. यूपीएससी wants me to brainstorm in the exam itself. और ये सब क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि 70-80% बच्चे वहीं पे गिव अप कर देंगे देख के, और मैं तो दिमाग लगा लूंगा, तो समाउ यहाँ पे मैं कंपटीशन से आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड के साथ दिमाग लगाना है। एग्जैक्टली इनफैक्ट करना वही है। विद्यांशु, जैसे हाँ तुम बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन देख के तुम खुश हो जाते हो, राइट, हाँ और हाँ बाकी सारे कई सारे बच्चे तुमको पता है कि यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। सो बीइंग इन हम्म, दैट एलिट ग्रुप जिनको मुश्किल क्वेश्चन देखकर खुशी होती है क्योंकि आंसर किसी को नहीं पता है, अब तुम्हारे पास चांस है आंसर डिराइव करने का, हम्म। राइट, एंड दिस विल कम ओनली विद प्रैक्टिस। यस विद्यांशु। 2023 के पेपर में भी ऐसा बहुत सारा था, मैं सर के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सिमिलरली देयर आई हैव मार्क दीज थिंग्स, तो वहां भी वर्ड प्ले वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो मेरे सारे सही हो गए थे दिमाग लगा के। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 की, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। तो वही साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो, बैटरी अलग अलग घर में बटा हुआ है, बायोमास रिएक्टर आप छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हो, फ्यूल सेल गाड़ी में भी लगता है, घर में भी लगता है, रूफ टॉप सोलर वोल्टाइक। इसको अदरवाइज प्रूफ करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ वुड यू नो कि वो क्या बोलते हैं फ्यूल सेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लाइक आई सेड कि साइंस एंड टेक में ऑल करेक्ट इज वेरी लाइकली टू बी देयर अनलेस यू नो अदरवाइज। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी ऑफ देम हैव पॉइजनस स्पीशीज, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग। देयर अगेन मिलियंस ऑफ स्पीशीज होंगे बटरफ्लाई के, फिश के, फ्रॉग के, कोई एक भी पॉइजनस हुआ तो फिर तो वो करेक्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू में 2022-23 में सिमिलर आया था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पॉइजनस, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लाइक दिस। तो वहां भी सारे करेक्ट थे। 2023 का ये क्वेश्चन था आई थिंक। तो वही थीम रिपीट हो रहा है कि भाई जो आपने सीखा कि वो सम आउट ऑफ सो मेनी। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 51, again, if you see first statement, there is instability and worsening security in Sahel region. और सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देयर इज मिलिट्री कू एंड टेक ओवर इन साहिल रीजन। तो देखो साहिल रीजन तो फॉर श्योर इट इज आवर क्वेश्चन, तो साहिल रीजन की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि साहिल रीजन इज रॉन्ग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साहिल रीजन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि देयर इज मिलिट्री टेक ओवर कू डेटा इन many region. So देखो both are reinforcing each other कि why is there instability, because there is military takeover and coup d'etat. तो मिलिट्री टेक ओवर होगा तो इंस्टेबिलिटी होगी, मीन समथिंग इज रॉन्ग विद गवर्नमेंट। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर को बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती है, इंस्टेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल चैलेंज। तो सी हाउ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। सो सी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो एवरीथिंग, एग्जाम हॉल में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, लाइक आई वाज सेइंग 30-35 क्वेश्चन आते थे, बाकी नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यार। अगर कभी भी किसी भी साल आ गया होगा एप्पल तो फिर तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हाउ डू यू नो अदरवाइज? यहाँ काट दो, डायरेक्ट आंसर निकल गया।
ठीक है। और स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज अ वेरी जेनरिक केस, ठीक है, इंडियन लॉ प्रोहिबिट्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कितनी रीजनेबल बात है कि जब तक अथॉरिटी आपको ना बोले तब तक आप जीएम क्रॉप को नहीं ला सकते हो। जिन्होंने बाकी पढ़ा होगा, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इट इज अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो ये कुछ बहुत बार पीवाईक्यू में है, सो यू विल नो कि देयर इज दिस जीईएसी अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सो वो जीईएसी अप्रूव करते हैं। स्टेटमेंट 2 इज वेरी जेनरिक, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि 1 इज रॉन्ग बट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 जो था कि बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा, बहुत बार पीवाईक्यू में आया है। 53 अगेन विथ रेफरेंस टू स्पीकर पीवाईक्यू में आया है। क्वेश्चन नंबर 56 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन मेरे को कभी नहीं पता था ये नेट जीरो वाला, कभी नाम भी नहीं सुना। But if you see the statement, European Parliament approved Net Zero Industry Act recently. तो अगेन एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया होगा। देखो, एक बात मैंने पहले बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के नाम रॉन्ग होते हैं, बट हियर यू सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर डीलिंग विथ यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन यूनियन। तो फिर यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा ना, दोनों में तो उसकी ही बात हो रही है। सो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग का तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। सो यूरोपियन यूनियन की बात चल रही है स्टेटमेंट 2 में, और स्टेटमेंट 1 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किया यूरोपियन यूनियन के लिए। सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब आपको यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया, चलो ठीक है मान लेते हैं, वी डोंट नो, जेनरिक स्टेटमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 आप देखो, सो व्हाट इट इज सेइंग कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल इट्स ओन क्लीन एनर्जी बाय दैट टाइम। देखो, फर्स्ट क्या है कि यूरोपियन पार्लियामेंट यूनियन जो है वो 2040 तक डेवलप करेगा। ईयर 2040, मैं यही देख के डाउटफुल हो जाता हूँ कि ये सही होगा कि नहीं। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर, सो ये जो एंड देयरफॉर है, नाउ दे हैव एडेड अ सेकंड स्टेटमेंट एज वेल। तो ये मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, द मोमेंट आई सी इट, द वेरी मोमेंट आई गेट सस्पिशियस। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके काट दूंगा, बट आई बिकम सस्पिशियस, ठीक है। एंड नाउ यू रीड द अदर स्टेटमेंट, ये क्या बोल रहा है कि टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन एनर्जी, सारी क्लीन एनर्जी ये खुद से ही बना लेगा। व्हाट इज रॉन्ग इन इंपोर्टिंग क्लीन एनर्जी इफ यू हैव एनफ मनी? अल्टीमेटली आपको कार्बन न्यूट्रल होना है, और क्या बाय दैट टाइम 2040 तक सब कुछ बना लेना है, खुद से बना लेना है। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि 2040 लाना है, क्लीन एनर्जी बनाना है, सारा खुद से बनाना है, उसी टाइम बना लेना है। अगर इसमें से एक भी फैक्ट गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो Yeah. एग्जामिनर क्या करता है कि एक सही स्टेटमेंट उठाता है, उसमें कोई फैक्ट मैनिपुलेट कर लेता है। ईयर 2035 होगा मे बी, उसको 2040 कर दिया। अगर होगा कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है तो उसने डाल दिया कि खुद से ही सारा कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम एग्जामिनर्स माइंड। ये आप पीवाईक्यू से सीखोगे, ठीक है। इसी चीज को गाइज हम अपने सेशंस में बोलते हैं रूल ऑफ कंपाउंडिंग, जहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अब मुझे क्वेश्चन सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन दो स्टेटमेंट को साथ में जोड़कर फर्जीवाड़ा किया जाता है और मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई जाती है। यू सी क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, चलो ठीक है मे बी, एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। सो देखो ये ना सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने ऐड कर दिया कि पहला पार्ट था अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट फ्लीइंग ऑफ पीपल, उसको इन्होंने प्रिवेंट कर लिया। तो दो स्टेटमेंट को इन्होंने ऐड कर दिया। There was a similar question in 2022. I believe you must be remembering it. कि Saint Xavier had died in Goa and then he was buried there. इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट था। अगेन अननेसेसरली दो चीजों को साथ में जोड़कर मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट वहां पर भी बनाई गई थी। और सर 2023 में था एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स वाला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या का या ट्रस्ट वाला वो जो बॉन्ड होता है, तो उसमें था कि इनविट पे इनकम इज नॉट चार्ज, बट उस पे जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो दैट इज टैक्सेबल। सो एक उसका इनकम था और एक उसका रेवेन्यू का इनकम, दोनों का टैक्स का बात किया था। तो X is फर्स्ट taxable, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट घुसा दिया। हाँ X is taxable, but Y is not taxable. जी Again, जी हाँ। manufacturing. Yes. हम्म। दो अलग अलग चीजों को एक स्टेटमेंट में घुसा दिया। Yeah. तो ये अगेन तो मैंने इसको नहीं सुना था, बट यहाँ से द मोमेंट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, यू डायरेक्टली गेट द आंसर, True, ठीक है। true. सो देखो यही मैंने 57 के ऊपर मेंशन किया कि डायरेक्टली गेट द आंसर बाय एलिमिनेटिंग अ मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। बाकी आपको पढ़ने की भी नहीं जरूरत है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि मत पढ़ना, पर मतलब मैं देखो देखो कि डायरेक्टली कैसे आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखो कि दिस स्कीम guarantees minimum package to women in their second third trimester and 6 month after delivery। तो देखो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, कितनी सारी फैक्ट है। व्हाट इफ इट इज अबाउट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, व्हाट इफ इट इज अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर एंड देन 3 months आफ्टर डिलीवरी। इतना सारा फैक्ट है, एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको मैनिपुलेट करना।
बट इफ यू लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट की, अंडर दिस स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम, प्राइवेट सेक्टर वाला विल प्रोवाइड केयर, इट कैन वॉलंटियर टू अ नियर बाय गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो एक पॉजिटिव फीचर की बात कर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, अगेन स्कीम इज 21 ईयर टू 40 ईयर, सो लाइक आई सेड की नंबर्स आर रॉन्ग, और एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन बहुत हो गई ना, व्हाट इफ इट इज फ्रॉम 18 ईयर्स, ठीक है, अप टू 60 ईयर, तो वो नंबर्स आर लाइकली रॉन्ग, लाइक आई मेंशन्ड हियर कि देखो ईयर नंबर परसेंटेज, द मोमेंट आई सी इट आई बिकम सस्पिशियस। अगला क्या है कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 इज एक्चुअली अ फैक्ट अबाउट दिस स्कीम। तो जिन्होंने बहुत, ये बहुत फेमस स्कीम, और एक बेसिक फैक्ट है कि 3000 उनको पर मंथ मिलता है वहां पे, ठीक है। 62 बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे भी नहीं आता था। सो क्वेश्चन नंबर 62, सो यहाँ पे था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। So it was between India and Bangladesh. So मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ पर्सन, दे आर लाइकली टू बी रॉन्ग। सो यहाँ पे मुझे लगा कि बाय सेम लॉजिक कंट्री कैन ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया और बांग्लादेश, मैंने देख के काटा। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, ये नहीं लिख रहा वाज दी ओनली गोल, वाज अ गोल, मतलब कि अमॉन्ग मेनी गोल्स दिस वाज वन ऑफ द गोल, काउंटर टेरर। और इंडिया वैसे भी टेररिज्म का विक्टिम है, तो काउंटर टेरर की तो इंडिया बात करता ही है हर प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट 2 and 4 आई डिड नॉट नो, व्हाट आई न्यू वाज कि पुणे में इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत मेजर एयरबेस है, ये मैं जानता था, लेगांव एयरबेस इट इज कॉल्ड। सो ये मैं जानता था कि पुणे में मेजर एयरबेस है। सो क्या लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि इट कमेंस्ड इन पुणे, और फोर्थ में बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्टिसिपेंट। तो अगर पुणे में है, पुणे में बहुत मेजर एयरबेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स होगा। सो बोथ थिंग्स आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर, सो 2 and 4 बोथ विल बी देयर, ठीक है। कंपैटिबल एंड 3 इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में सुना भी नहीं था, और चारों स्टेटमेंट का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, नहीं गॉट इट राइट। यहाँ पे देखो, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द वन हु रिकॉग्नाइजेस स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वही मैं बता रहा था कि नेम ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जहां भी होते हैं ये सब गलत होता है। तो उन्होंने क्या होगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर को डाल देंगे, गवर्नर की जगह पे सीएम को डाल देंगे, कभी सीएम की जगह पे पीएम को डाल देंगे। यहीं पे एग्जामिनर के पास डिस्क्रिप्शन होता है मैनिपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक देखो बच्चा क्वेश्चन पूछ नंबर रहा है 60। एक बच्चा हाँ, पूछ रहा है, सर डज दिस टेक्निक्स वर्क फॉर कोचिंग टेस्ट सीरीज, बिकॉज सर कोचिंग टेस्ट सीरीज पेपर्स एंड यूपीएससी पेपर्स आर मच डिफरेंट। इसके ऊपर विद्यांशु डेफिनेटली आखिर में बोलेगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दूं, हमारे टेस्ट में आप ये अप्लाई कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 68, पर्शियन गल्फ ऑयल, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम रेड सी टू मेडिटेरेनियन। सो इफ यू नो द मैप, एंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि, तो वहां पे इफ यू सी द मैप कि अगर आपको रेड सी से मेडिटेरेनियन जाना है, तो इट विल हैव टू हैपन थ्रू, मतलब इफ यू हैव टू गो फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू यूरोप, तो वहां पे वो रेड सी मेडिटेरेनियन सी आएगा, ठीक है। एंड इट वाज सो मच न्यूज टू हूथी अटैक, ठीक है। तो दोनों इंटरलिंक, तो बाकी जानने की जरूरत नहीं थी कि ये सुमेध पाइपलाइन क्या है, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, बस इंटरलिंक पता था। और यूपीएससी डज नॉट इवन वांट यू टू नो अबाउट सुमेध पाइपलाइन क्या है, किसी ने नहीं सुना। यूपीएससी बस आपसे वो बेसिक समझना चाह रहा था कि हैव यू डन द मैप, कैन यू कोरिलेट कि, ठीक है, अगर आप पर्शियन गल्फ से यूरोप जाते हो तो वो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी से ही होगा। सो दिस वाज वेरी सिंपल। अगेन क्वेश्चन नंबर 72 में ओनली थिंग आई वांट टू से इज कि वी हैव ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि every year there is a question from this British Act, ki some Council Act, some Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, some Charter Act, वो हर साल एक क्वेश्चन तो पूछते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज अ रिपीट, वेरी मच एक्सपेक्टेड कि उस टाइम के एक्ट्स आएगा, उसको ढंग से रिवाइज करके जाना है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, सो यू कैन नॉट बॉदर टू हैव दीज क्वेश्चंस रॉन्ग, ठीक है। इनको पढ़ के चले जाना, बहुत सिंपल है, दैट इज गिवन इन बोथ स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत, पूरा इंडेक्स बना के उन्होंने दिया, सो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 74 वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, सो नो नीड टू वरी, ये सब किसी को नहीं आते हैं, दीज थिंग्स डोंट डिसाइड कंपटीशन, ये किसी को नहीं आते, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है कि जहाँ पे वही जो मैंने बताया कि मैंने पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करके डिकोड किया, वो मैं सॉल्व कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप हार जाओगे। और स्कोप कितना है प्री में, 100 में से किसी एक बच्चे का निकलना है, तो मैंने कर लिया, तो फिर अगले 99 बच्चे का फिर से कट गया। सो वो सारे क्वेश्चन करना, ये सब आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी कभी नहीं सुना था। और इनकी चिंता मत करना कि किसी नए नोट्स आ गए, ये किसी बुक में था कहीं, ये एल भशम 1000 पेज की बुक है, कल को किसी ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन एल भशम से आया था, 1000 पेज की बुक लेके आप बैठ गए कि यार ये क्वेश्चन तो वहां से आया था। मेरे तो एंशियंट मिडिवल के 100 पेज के नोट्स थे, मेरे को आज तक याद नहीं हुए, जबकि 50 बार पढ़ लिया। तो सोर्सेज को लिमिट रखना है, जो मैं बता रहा था। Question number 75 is about UNESCO World Heritage Site. So this question has already been asked multiple times in
वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो फ्रॉम देयर यू शुड नो कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या था ना कि द क्वेश्चन इज अबाउट कि विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन 2023। देखो यूपीएससी ने कितना बढ़िया बनाया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऊपर लिख दिया यूनेस्को का, कोई देख के खुश हो जाएगा, चारों टिक मार दिया, बट नीचे ट्रिक लिखा हुआ था ना कि 2023 में कौन सा इंक्लूडेड है वो करना है। सो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एंड बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सो देयर आई न्यू कि ठीक है, ये रानी की वाव और महाबोधि टेम्पल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, तो आगे कि अब 2023 में तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। शांति निकेतन भी पढ़ा था, होयसाला भी पढ़ा था, वो थीम था तो आ गया। ठीक है, ठीक है। सो थीम्स आर बीइंग रिपीटेड। मैं यही बात बोल रहा था कि थीम्स रिपीट हो जाता है। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, 78 वाला इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता नहीं था, बट यू फाउंड इट रीजनेबल बिकॉज आर्टिकल 110 के बारे में आपको डेफिनेटली पता था। हाँ हाँ, राइट। सो yeah, so whenever you read Lakshmikantana, this thing is very well known कि article 110 is about money bill. So now the question is कि article 109 is also about money bill special procedure. This people did not know. तो मैंने फिर वहां पे ऐसा दिमाग लगाया, what I have mentioned in blue color in the bottom, कि like article 52 is about president, so 54 is about manner of his election, 56 is about his term in the office. ठीक है, तो कैसे मतलब सिमिलर आर्टिकल्स आगे पीछे के सेम ही पर्सन सेम ही टॉपिक से डील करते हैं। तो मेरे को वही लगा कि अगर 110 इफ इट डिफाइंस मनी बिल, तो 109 होगा स्पेशल प्रोसीजर बताता होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन नंबर 1 ही था, बाकी 2 3 4 वाज वेल नोन टू एनीबॉडी हु हैज रेड पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर Otherwise, 1 ही it is very था। difficult, almost impossible to have this level of hold over all 395 articles of the Constitution. Again, Drishti is saying, wow. Yes, yes, there is a wow factor in this, guys. और पेपर इसी तरह से सेट हो रहे हैं और आगे भी होने की शक्यता है. So implied knowledge और risk taking is the way forward. Yes, Vidyanshu. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 80 नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स। अब हमने बस इतना ही पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में एक वो काउंसिल है अंडर 1971 एक्ट, इसके बियॉन्ड इवन आई डिड नॉट नो। बट एग्जाम में मैंने क्या दिमाग लगाया, इफ यू रीड स्टेटमेंट नंबर 3, तो क्या लिखा है कि 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मेरे को लगा कि यार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट से एक बॉडी बन रही है, उसके लिए प्रेसिडेंट। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड कि आई हैव नेवर हर्ड कि प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, सो वहां मैंने पढ़ा था कि इंटर स्टेट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर विल नॉमिनेट। ठीक है, इवन इन लोकपाल प्रेसिडेंट डज नॉट नॉमिनेट, वहां भी प्राइम मिनिस्टर का ही सर्च काउंसिल वगैरह होता है। सो आई वाज लाइक कि जब लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां भी प्रेसिडेंट नहीं आते, इंटर स्टेट काउंसिल जो कि एक पैरेलल बॉडी है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहां प्राइम मिनिस्टर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो कि एक्ट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो प्रेसिडेंट के पास टाइम ही नहीं है, तो एक्ट के थ्रू स्टैच्यूरी बॉडी में क्यों प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने काट दिया और मेरा पैरेलल वही था कि इंटर स्टेट काउंसिल में भी पीएम इज द वन हु इज नॉमिनेटिंग। Definitely. एंड Good सी use of द मोमेंट, pre-existing and implied knowledge. हाँ, एंड द मोमेंट यू एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 3, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है सी। Yeah. यूपीएससी जस्ट वांटेड यू टू अप्लाई योर ब्रेन कि आप दिमाग लगाओ, 3 को हटाओ, डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज ये चीज कहीं नहीं मेंशन है। और देखो स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 82, सिंडिकेट लेंडिंग, अगेन मैंने कभी नाम नहीं सुना, बट वही है कि एक मुझे तो मेरे मेरे को तो ऐसे ही में मजा आता है कि एग्जाम में मैं दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, तो सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या, सिंडिकेट क्या होता है, व्हाट डू वी थिंक, वन पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर, अदर पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर, और सब मिलके कुछ करते हैं, दिस इज सिंडिकेट ना। Hmm. 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 हम बोलते हैं क्रिमिनल सिंडिकेट वगैरह उस टाइप का कि सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो सेम है। इसी तरीके का एक नेक्सस होता है. हाँ, सो वही हम वर्ड का दिमाग लगा रहे हैं कि जैसे क्रिमिनल का सिंडिकेट है वो वहां पे यहाँ भी है सिंडिकेट लेंडिंग, तो क्या इट इज अक्रॉस मल्टीपल लेंडर, और एक का रिस्क है तो वो मल्टीपल जगह पे स्प्रेड हो गया। ठीक है, सो वहां से मैंने पैरेलल ड्रॉ किया सेकंड स्टेटमेंट कि सिंडिकेट लोन कैन बी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ फंड बट कैनॉट बी ऑफ अ क्रेडिट लाइन। देखो कॉमा लगाया, बट लगाया, और फिर सेकंड पार्ट भी जोड़ दिया। तो एग्जामिनर ने कहीं पे पढ़ा होगा किसी बुक में, द हिंदू में, कि सिंडिकेटेड लेंडिंग में होता है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्रेडिट लाइन भी होता है, तो उसने नॉट कैनॉट बी अ क्रेडिट लाइन ये बना करके उसने जोड़ दिया, क्योंकि उसने पढ़ा होगा कि फिक्स अमाउंट भी होता है, लमसम भी होता है, क्रेडिट लाइन भी होता है, उसको सारी बातें पता होंगी, तो उसको एक रॉन्ग बनाना था, तो उसने कैनॉट बी अ क्रेडिट लाइन करके जोड़ दिया नेक्स्ट। तो ये देख के ही मैं सस्पिशियस हो जाता हूँ। ठीक है, पर अदरवाइज भी सोचो ना, अगर मैं लोन दे रहा हूँ, अगर मैं एक फिक्स अमाउंट का लोन दे रहा हूँ, या अगर एक मैं लमसम का दे रहा हूँ, तो मैं क्रेडिट लाइन का लोन क्यों नहीं दे सकता। क्रेडिट लाइन यू वुड हैव रेड इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया गिव्स क्रेडिट लाइन टू अदर कंट्रीज। क्रेडिट लाइन में क्या होता है कि आप बस क्रेडिट दे दो कि whenever you need this money you can take it from us, this fund is available for you, अभी हम तुरंत नहीं दे रहे हैं, जब भी आपको जरूरत होगी ले लेना, इसको क्रेडिट लाइन बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में।
क्वेश्चन नंबर 83 जैसे देखो, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई इन बैलेंस शीट, और बात हो रही है डिजिटल रुपी की। लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पीवाईक्यू एज वेल कि आरबीआई की लाइबिलिटी क्या होती है। वहां से आपको अच्छे से पता होता है कि आरबीआई की एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इफ यू हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और इट अपीयर्स एज अ सॉवरेन करेंसी, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 84 वाज डिफिकल्ट, नो नीड टू बॉदर अबाउट इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो था, ये चंद्र केतुआगढ़ इनाम गांव, ये दोनों पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो वहां से मेरे को दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए मेरे। एक मुझे पता था कि एक सही है एक गलत है। वन मुझे पता था कि चंद्र केतुआगढ़ जो है वो क्या बोलते हैं उड़ीसा और वो ट्रेडिंग पोर्ट वाला, ये गलत है। वन मैंने डायरेक्टली काट दिया, सो ए एंड डी आर एलिमिनेटेड। टू आई न्यू कि इनाम इनाम गांव तो महाराष्ट्र के साइड में है, चालकुली का, ये पीवाईक्यू में ये आ चुका है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 22-21 के टाइम का। अब इतने सारे प्रीलिम्स दे दिए, एग्जैक्टली याद नहीं आता है, बट वो है। तो टू मुझे पता था, वन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए और डी चले गए। टू मुझे इनाम गांव पता है, तो बी डायरेक्ट आंसर आ गया। थ्री और फोर जानने की भी जरूरत नहीं थी। सी हाउ पीवाईक्यू इज हेल्पिंग यू। बाकी लोगों से ये अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, मेरे को आता तो मैंने कर दिया डायरेक्टली वहां से। ठीक है। और यहाँ देखो एक बात और कि देखो चार स्टेटमेंट दिए हैं और सारे पेयर में दो दो ही सही है। वही मैं आपको बोल रहा था कि जहां चार सही होते हैं, मोस्टली दो या तीन सही होते हैं। यही मैंने पीवाईक्यू से सीखा था, और ऐसे ही आपको भी सीखना है कि जहां चार है वहां दो या तीन सही होता है। इफ यू सी बगल वाला क्वेश्चन नंबर 83, चार स्टेटमेंट है, डी इज आंसर, जहां पे थ्री है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि ऑल करेक्ट नहीं होता है, नन करेक्ट भी नहीं होता है। तो आप बड़े खुशी खुशी ऑल करेक्ट नन करेक्ट को हटा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन इज अबाउट साइंस एंड टेक या मैथ वाला। ठीक है, यही सब मैंने सीखा, और एग्जाम में यही एक एक चीज बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 86 में ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अशोका, कृष्णदेव राय, विजयनगर, दीज आर फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी। सिमिलरली अदर वर्ड्स, ये तो हिस्ट्री में हो गया, अशोका, विजयनगर, कृष्णदेव राय। इन अदर कंटेक्स्ट ये बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये सब यूपीएससी के फेवरेट है। तो सो द मोमेंट यू सी दीज वर्ड्स, दे आर लाइकली टू बी करेक्ट। तो यहाँ मैं कृष्णदेव राय देखा और मैं देखते ही खुश हो गया कि यार फिर से पूछ लिया, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये यूपीएससी का फेवरेट है, अशोका जी और विजयनगर, कृष्णदेव राय। तो ये पीवाई क्यों में आप सीखोगे, बहुत होता है। 87 में भी सेम, रैयतवाड़ी परमानेंट कितनी बार पूछा है। 2017 में पूछा था, 19 में पूछा था, उसके बाद भी पूछा था। तो रैयत, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रैयतवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और उसके बारे में फिर सारी बातें होनी चाहिए आपको पता। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो सेम क्वेश्चन नहीं आया, बट सेम थीम रिपीट हो गई कि पहले भी रैयतवाड़ी, परमानेंट जमींदारी ये सब पूछा। परमानेंट सेटलमेंट इज नथिंग बट जमींदारी सिस्टम, तो उन्होंने पास्ट में भी पूछा था। 2017 में पूछा था कि जमींदारी कौन लेकर आए थे। बाद में कभी पूछा कि जमींदारी का फीचर क्या था। अब कुछ और पूछ लिया। ठीक है, सो वी शुड बी नोइंग दोस थिंग्स। 88 इज इंटरेस्टिंग। 88 में देखो, मेरे को ये नहीं पता था, बट क्वेश्चन इसकी, देयर इज नो पैरेबल्स इन उपनिषद। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज पैरेबल्स। ठीक है। पर वही This is बात है very ना कि, interesting. हाँ, Yeah. बट वही बात है ना कि मैं जानता हूँ कि एग्जाम हॉल में मुझे दिमाग लगाना है। यूपीएससी चाहती, मेरे से चाहती भी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो। देखो, तो आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है। यूपीएससी, दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स की लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे आप दिमाग कैसे लगाते हो। ठीक है। तो मैं कभी माइंड नहीं करता कि मेरे को आता है कि नहीं, मैं हमेशा फिर क्वेश्चन को दिमाग लगाता हूँ। देखो, देर इज नो पैरेबल्स इन उपनिषद। तो देखो यार, हमने वो पढ़ा था कि वेदास हैव फोर पार्ट। ठीक है, वो उपनिषद हो गया, उसके बाद ब्राह्मणास हो गया, अरण्यक्या हो गया। ईच वेद हैज दीज पार्ट, ईच वेद हैज अ उपनिषद, अरण्यक्या, ब्राह्मणास एंड संहितास। अब चार तो हमारे वेद है, हर वेद के बहुत सारे ब्राह्मणास होंगे, अरण्यक्यास होंगे, उपनिषद होंगे, और अलग अलग टाइम पीरियड पर बने होंगे। किसी अलग स्कूल ऑफ थॉट ने उसको अलग टाइप से इंटरप्रेट किया होगा, किसी अलग थिंकर ने अलग टाइप से इंटरप्रेट किया होगा। हाउ कैन यू से कि किसी में भी कोई भी पैरेबल्स नहीं है। ठीक है, मुझे तो पैरेबल्स का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है, पर मैंने वही बोला कि इतने सारे वेदों में कहीं भी पैरेबल्स नहीं होंगे। हाउ कैन यू से दैट विथ 100% कॉन्फिडेंस। शायद किसी में हो पैरेबल्स। ठीक है, ऑल्दो एग्जाम में आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हो, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने हिंदी ट्रांसलेशन देखा था कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बट अदरवाइज भी आप सोचो ना, तो हो सकता है। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसलिए मैंने इसको काट दिया। और सेकंड पार्ट की, वेदा उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो यू विल लर्न कि देखो, अभी मैंने क्या बताया कि वेदास का पार्ट थे उपनिषद, ब्रह्मणास, अरण्यकास, दे वर पार्ट ऑफ वेदास। तो उपनिषद वेदास के पार्ट साथ ही बने, सो दे आर फ्रॉम वैदिक टाइम। और पुराण का आप पढ़ोगे ना, गुप्ता पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो गुप्ता पीरियड में ही ये जितने भी विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, दे वर कंपोज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो कहाँ हमारा वैदिक पीरियड आ गया, और कहाँ गुप्ता पीरियड तो बहुत बाद में था। वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि उपनिषद पहले क्रिएट हो गया, पुराण बाद में हुए। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो नहीं आते हुए भी फिर ऐसे इसको रिलेट कर लिया मैंने।
True. Question number 90, same. The intangible cultural heritage of UNESCO. So like I said कि UNESCO World Heritage Site उनका cultural heritage, it is very important है वो. PYQ में आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी उन्होंने पूछा था 15-16 के टाइम में. क्वेश्चन नंबर 91 तो थोड़ा सा मतलब ऐसे हमने पढ़ा था. इफ यू हैव रेड कि फिर से क्या बोलते हैं अमेंडमेंट, फिर से सेंसस को और सेंसस के बेसिस पे जो वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है इसको हमने फ्रीज कर दिया था, सो दैट सदर्न स्टेट्स हैव डन वेल टू कंट्रोल पॉपुलेशन. वो हो सके तो आपने पढ़ा होगा ये लक्ष्मीकांत में कि पहले 1974 में फ्रीज हुआ, उसके बाद फिर सेकंड अमेंडमेंट हुआ तो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था. अभी ये जो रिसेंटली नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया, सो देयर वाज अ क्लॉज कि ये तब एप्लीकेबल होगा जब फिर से सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन होंगी. सो वहां से वो न्यूज में आया. सो दो बार अमेंडमेंट हो गया उसमें कि पहले 74 में फ्रीज कर दिया और फिर 2026 तक फ्रीज कर दिया, और दो पहले हुए थे 51 61. तो वही चार ऑप्शन है. एज सच मेरे को भी डायरेक्टली गिनती नहीं पता थी कितने बार है, पर फिर मैंने अपनी नॉलेज लगाई कि यार मैंने पढ़ा है कि एक बार 74 में फ्रीज हुआ था, फिर दूसरी बार 2026 तक फ्रीज हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद तो चलो दो बार हुआ होगा. 47 में भी बिकेम इंडिपेंडेंस, तो ठीक है 1951 61 में. क्वेश्चन नंबर 93 में द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि UPSC has been asking questions from post independence. In 2018-19 also they have been asking questions from post independence. So because I have appeared for mains, तो मेरा post independence prepared था. From here I knew कि 1 is correct and 2 is wrong, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, post independence आता था. और यहाँ भी देखो चार हैं, दो दो है, तो वही मैं बता रहा था कि whenever you have 4 statement तो mostly 2 और 3 are correct, ये होता है. क्वेश्चन नंबर 94 में ओनली थिंग आई विल से इसकी अभी तक वी हैव बीन मेमोराइजिंग आर्टिकल. नाउ यूपीएससी इज गिविंग यू अ हिंट कि पार्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. वो जितने भी आर्टिकल है दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी तक हम पार्ट्स इग्नोर कर रहे थे, बट नाउ पार्ट हैज आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट. लाइक क्वेश्चन नंबर 97. सो यहाँ पे लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि यूपीएससी जस्ट वांट्स यू टू एलिमिनेट वन ऑप्शन और फिर डायरेक्टली आंसर आ जाता. हियर द क्वेश्चन इज अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. So the one of the main feature of chief of defense staff is that he is an advisor, he is head of the committee, but he does not have any authority above any service. वो किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुम वहां अटैक करो, तुम वो करो. he is only an advisor. जो अथॉरिटी या ऑर्डर देने की दैट इज विद देयर कमांडर, जो भी लेफ्ट कर्नल होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे, और जो आर्मी के चीफ हैं, जो एयरफोर्स के चीफ है, उनके पास अथॉरिटी है. सो CDS इज नॉट अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी. दैट इज द मेन फीचर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कि वो किसी की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे. ही इज समवन हु यूनिफाइज, हु इज एन एडवाइजर. सो द स्टेटमेंट इज कि ही एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ. दिस इज नॉट करेक्ट, और यही इसका सबसे मेन फीचर था उनका. सो द मोमेंट यू क्रॉस आउट दिस स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आपका डी आ जाता है. 99 वाज अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन. मुझे ये आता था, ये थोड़ा फैक्चुअल था, बट इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको मैप आनी चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 100 मैं बताता हूँ. अगेन मेरे को ये नहीं आता था, बट आई गॉट इट करेक्ट. सो ये एथिक्स कमिटी इन लोकसभा का क्वेश्चन है. सो दिस केम इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस महुआ मोइत्रा एक्सप्लेन, शी वाज एक्सपेल्ड लास्ट टाइम, तो वहां से वो न्यूज में आया. सो वट इट इज सेइंग कि इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी. तो क्या बोल रहा है कि इनिशियली में ये एड हॉक था या टेम्प्रोरी था, तो इट इज रीजनेबल कि ठीक है इनिशियली टेम्प्रोरी होगा, बाद में परमानेंट बना दिया. So again, I did not know, but I found this statement to be very reasonable. If you go to statement number 3, it cannot take up a matter which is sub judice, like which is considered by judiciary. तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर सिंपल है ना, कि कोई मैटर कोर्ट में होती है तो फिर एग्जीक्यूटिव नहीं एक्ट कर सकता, कोई मैटर पार्लियामेंट में तो फिर वहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, जो पार्लियामेंट का अफेयर होता है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है. सो दिस इज सिंपल सेपरेशन ऑफ पावर कि अगर कोई चीज जुडिशरी में है तो कमिटी नहीं देखेगी. वेरी रीजनेबल. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा. तो ये थोड़ा लिमिटेड स्कोप हो गया ना, कि अब लोकसभा का मेंबर है, अब वो कल को मान लो कोई भी करता है, कोई करप्शन करता है, मान लो उसने ऑफिस में कोई करप्शन किया, तो वाई कैन नॉट द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्लेन. ठीक है, कोई राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं कंप्लेन कर सकता? आप इतना लिमिट क्यों कर रहे हो कि सिर्फ लोकसभा का मेंबर करेगा? दे इनको स्टेटमेंट नंबर 2, दे हैव मेड द स्कोप वेरी नैरो कि सिर्फ लोकसभा का मेंबर करेगा. लेट्स से प्रेसिडेंट क्यों नहीं कंप्लेन कर सकता? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता कि बीइंग एन एमपी ही हैज डन इलेक्टोरल मिसकंडक्ट? फिर आप इग्नोर कर दोगे क्या? कल को अगर इलेक्शन कमीशन बोल देता है कि बीइंग एन एमपी ही हैज डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, इसका तो कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है एथिक्स कमेटी पे, तो लिमिटेड स्कोप क्यों करना है? सो दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट रॉन्ग. सो दैट सम्स अप आवर पेपर. Awesome, awesome, awesome.